नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 27वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो विराम चिन्ह का प्रयोग, जिसके अंतर्गत हम लोग MCQ सीरीज़ करेंगे। मतलब यह है कि आप लोगों को क्लास क्रमांक 26 में ना विराम चिन्ह का प्रयोग का थ्योरी क्लास पढ़ा दिया हूँ और उसको आप लोगों को अच्छे से समझा दिया हूँ। और उसके बाद आज की क्लास में ना विराम चिन्ह के प्रयोग में से ना जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आप लोगों के लिए टोटल ना 45 प्रश्न लेकर के आया हूँ। और इस 45 प्रश्नों में लगभग 20 से 25 प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद शेष जो 20 से 25 क्वेश्चन बचेगा ना, तो उसको आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन को एक क्लास में करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सारे लोगों को ना ये PDF मिल जाएगा। और उस PDF को केवल एक बार आप लोगों को पढ़ना है, दोबारा पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अच्छे से आप लोगों को मैं ना उसमें समझा दिया और इसमें भी आप लोगों को PDF विथ आंसर के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, PDF के लास्ट में उसका आंसर रहेगा, तो आप लोग देख लेना और एक बार कम से कम उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और अगर आप लोगों का ना आपका सिलेबस को दिखाओ ना, तो आप लोगों को जो पढ़ना है ना उसके अंतर्गत ये जो लास्ट में दिया है ना विराम चिन्ह करके और प्रमुख प्रकार करके दिया है, तो इसको आप लोगों को पढ़ना था, क्योंकि इसमें से प्रत्येक वर्ष एक नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। तो ये मान करके चलो, अगर आप लोग 45 प्रश्नों को अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो एक नंबर आप लोगों का कहीं नहीं जाने वाला है। अच्छे से आप लोगों को इसको पढ़ना है, क्योंकि एक नंबर का हर साल इसमें से पूछा जाता है, तो रिकॉर्ड रहा है। और व्यापम के द्वारा ना अलग अलग एग्जाम में जितने भी प्रकार से इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन की जो श्रृंखला है उसको आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोगों का अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है और प्रैक्टिस करना है आप लोगों को ये जो 45 क्वेश्चन है उसको केवल। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को और कोई बुक से पढ़ने का आवश्यकता नहीं, कहीं से भी पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। उससे पहले आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आऊँ ना, तो प्रॉपर टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी की उम्मीद के साथ सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। हिंदी में पूर्ण विराम को छोड़कर शेष चिन्ह किस भाषा के हैं? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फारसी या ऑप्शन डी चीनी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी भाषा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह किस भाषा के हैं? तो आपको मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया था और थ्योरी में आप लोगों को ये जो लाइन आया था उसको नोट करने के लिए भी बोला था ना आप लोगों को कि ये जो लाइन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोल करके कि हिंदी में मात्र एक जो इस प्रकार से ना कोई भी वाक्य होता है उसके लास्ट में ये पूर्ण विराम आता है, और ये जो पूर्ण विराम है वही केवल हिंदी भाषा के हैं। बाकी शेष जितने भी विराम चिन्ह है ना सारे के सारे अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, चाहे वो अल्प विराम हो, अर्ध विराम हो, चाहे वो विस्मयादि बोधक चिन्ह हो, है ना, चाहे वो लाघव चिन्ह हो, सारे के सारे जो चिन्ह होंगे ना वो सारे के सारे अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, अगर नहीं नोट किए तो अभी कर लेना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। अर्धविराम का चिन्ह क्या है? तो आपको ये बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ये चारों ऑप्शन में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है आपको ये बताना है। और ये चारों ऑप्शन में ना अलग अलग चिन्ह दिया है, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। फिर मैं आप लोगों को इसका विस्तार पूर्वक आंसर दूंगा, सारे ऑप्शन का आंसर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो बताइए पहले क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अर्धविराम चिन्ह क्या है? तो अर्धविराम चिन्ह जो है ना वो ऑप्शन नंबर ए, देखो अर्धविराम क्या होता है, एक ऐसा डॉट रहेगा आप लोगों का और नीचे में हल्का खींचा हुआ ऐसे डॉट रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा चिन्ह है? तो ये अर्धविराम का चिन्ह है, तो आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों को मैंने बोला था जितना इस थ्योरी में बताया था ना अलग अलग चिन्हों को, केवल उसको मल्टीपल टाइप से आप लोग पढ़ लेना, याद रख लेना, नाम को याद रखना है, केवल
पूछा जाता है बोल करके। तो ये प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, अर्धविराम जो चिन्ह होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ये वाला जो चिन्ह है वो अर्धविराम होगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी के बारे में जान लो कि ये जो चिन्ह है वो क्या है। तो ये जो चिन्ह है ना वो अल्प विराम चिन्ह है। क्या? तो ये जो चिन्ह है ऑप्शन नंबर बी, ये अल्प विराम है, जबकि ये वाला जो चिन्ह है ना वो अर्धविराम में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये वाला अर्धविराम में आएगा, लेकिन ऑप्शन बी जो है ना वो अल्प विराम में आएगा। अल्प और अर्ध और पूर्ण विराम तीनों को ध्यान रखना है, कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है इसमें। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी के बारे में जान लो, ये कौन सा चिन्ह है। तो ये जो चिन्ह है ना वो अपूर्ण चिन्ह कहलाता है, न्यून विराम कहलाता है, या वितरण चिन्ह कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो डॉट है ना इसको विसर्ग चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या न्यून या अल्प चिन्ह के नाम से जानते हैं। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी, ये जो सिंपल सा डॉट दिख रहा है ना वो क्या है ये भी जान लो आप। तो इसे लाघव विराम कहते हैं या संक्षेप सूचक बोलते हैं। संक्षेप सूचक कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को मैंने बताया था ना कि जैसे मैं विश्वविद्यालय बोलता हूँ तो विश्वविद्यालय को पूरा ना लिख करके मैं केवल वी और फिर से वी करके ऐसे मैं लिख देता हूँ और बीच में ऐसे डॉट लिख देता हूँ, तो ये शॉर्ट फॉर्म में होता है जिसे संक्षेप सूचक चिन्ह कहा जाता है ना, जिसको पढ़ते हैं क्या, विश्वविद्यालय पढ़ते हैं। उसी प्रकार से ऐसा अगर मैं डॉक्टर करके लिख देता हूँ और डॉ करके ना ऐसे डॉट कर देता हूँ एक अक्षर लिख करके, है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, डॉक्टर पूरा पढ़ते हैं। लेकिन ये पूरा डॉक्टर लिखा है क्या, क्योंकि ये डॉट लिखे हैं इसके वजह से करते हैं। तो ये जो चिन्ह है वो क्या कहलाएगा, वो संक्षेप सूचक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को सारे ऑप्शन को अच्छे से ध्यान से देखना है और सारे ऑप्शन को पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को आप ध्यान से पढ़िए। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्ण के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 4। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्ण के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के उच्चारण के जो भेद होते हैं ना वो 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले विवृत हो जाएगा, दूसरा स्पष्ट हो जाएगा, तीसरा ईशिद स्पष्ट होगा और चौथा ईशिद विवृत होता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। वर्णों के उच्चारण के आधार पर ना प्रमुख रूप से 4 भेद होते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इन चारों प्रकार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से अनुनासिक चिन्ह कौन सा है? तो आपको बताना है इसमें अनुनासिक चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए, ये जो चंद्रमा टाइप से चंद्र बिंदु है ना वो अनुनासिक चिन्ह कहलाता है। कैसे? तो निम्नलिखित में से अनुनासिक चिन्ह कौन सा है ये बोले ना, तो अनुनासिक चिन्ह जो है वो ऑप्शन नंबर ए, ये जो चंद्रमा का जो दिख रहा है ना जो मात्रा है तो वो इसमें अनुनासिक चिन्ह कहलाता है। और अनुनासिक चिन्ह क्या होता है ये भी थोड़ा सा आप लोग जान लो। अनुनासिक चिन्ह का मतलब ये होता है कि जब हम ना किसी शब्द का उच्चारण नाक से करते हैं, अधिकतर ना 90 से 95% जो उच्चारण है ना हम लोगों का अपने मुंह से ना हो करके नाक से उसका जो ध्वनि है ना उसका जो हवा है वो निकलता है, तो उसको अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अनुनासिक चिन्ह बोला है तो अनुनासिक जो चिन्ह होगा ये चंद्रमा टाइप से जो है वो हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, एक शब्द चांद, क्या, तो ऐसे अगर आप लोग चांद लिखोगे है ना और अब इसका उच्चारण करके देखो आप लोग, तो चांद, नाक से अधिकतर इसका उच्चारण से ना हवा निकल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको अनुनासिक कहते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी, ये कौन सा चिन्ह है ये बताओ। तो ये जो चिन्ह है ना वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है और इसका चिन्ह का प्रयोग किस में किया जाता है? अपनों से बड़ों से ना जब हम लोग आदरपूर्वक बात करते हैं ना उससे संबोधित करते हैं तो इस प्रकार के चिन्ह जो है वो लगता है। उसके अलावा ये ऑप्शन नंबर डी कौन सा चिन्ह है? तो ये जो चिन्ह है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर किसी से हम लोग सवाल वगैरह करते हैं तो इस प्रकार के चिन्ह हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को ध्यान से पढ़िए। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है ऑप्शन ए, अपने से बड़े को सादर संबोधित करने में, ऑप्शन बी, जहां स्थिति निश्चित ना हो, ऑप्शन सी, वाक्य की पूर्णता पर, या ऑप्शन डी, वाक्य में आने वाले अव्यय के पूर्ण। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए, अपनों से बड़े को सादर संबोधन करने में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो अब भी प्रश्न क्रमांक 4 में आपको बताया ना कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किस में होता है कि अपने से बड़ों का सादर संबोधन करने में, आदर करने में ना हम लोग इस प्रकार की जो चिन्ह है ना विस्मयादि बोधक का, तो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो अर्धविराम चिन्ह है कौन सा, आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, ये वाला जो चिन्ह है ना वो अर्धविराम चिन्ह कहलाता है। कैसे? तो अर्धविराम चिन्ह है बोला है। अर्धविराम चिन्ह का मतलब होता है कि ना हमको ना पूरी तरह से ना रुक करके आधा टाइम हम लोगों को रुकना होता है, कुछ क्षण हम लोगों को रुकना होता है, तो उसे हम लोग अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। और अर्धविराम चिन्ह जो होगा ना आपको बताया ना, ऊपर में एक डॉट रहेगा और नीचे में ना हल्का डॉट ये भी रहेगा, लेकिन हल्का खींचा हुआ टाइप से इस प्रकार से रहता है। तो ये जो चिन्ह है ना इसको अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। उसके अलावा ऑप्शन नंबर है, ये कौन सा चिन्ह है? तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। आप लोगों को बार बार सारे ऑप्शन को बताऊंगा ना तो आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को याद हो जाएगा वो, तो इसीलिए सारे ऑप्शन को बताते हुए चलता हूँ। ऑप्शन नंबर ए कौन सा चिन्ह है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। ऑप्शन नंबर बी ये कौन सा चिन्ह है? तो ये जो चिन्ह है वो अल्प विराम हो जाएगा। ये अर्धविराम है ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम है। दोनों में डिफरेंस को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी ये कौन सा चिन्ह है? तो ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर हम लोग कोई किसी से प्रश्न करते हैं, कुछ पूछना होता है, तो इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। इसमें केवल आप लोगों को जो पढ़ना है वो आप लोगों को चिन्ह और चिन्ह का नाम को केवल याद रखना है, इसके अलावा और किसी प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टोटल 45 प्रश्नों को एक बार आप लोग पढ़ के रिविजन कर लेना, उसके अलावा कुछ मत करना आप लोग, ठीक है। दूसरा चैप्टर को पढ़ लेना। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को अब ध्यान से पढ़िए। समय एवं स्थान के बचत के आधार पर अब कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम के लिए उपयुक्त हो रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी, ये जो चिन्ह है ना नीचे में एक डॉट वाला, तो इस चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। किस लिए? तो समय एवं स्थान के बचत के आधार पर अब कौन सा चिन्ह का पूर्ण विराम के लिए उपयुक्त हो रहा है। तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, समय और ना स्थान के बचत के लिए पूर्ण विराम का जो प्रयोग हो रहा है ना वो केवल नीचे में एक डॉट लगता है ना, मतलब कोई भी लाइन हम लोग वाक्य लिखे उसके बाद एक नीचे में ना डॉट लगा देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अंग्रेजी भाषा में फुल स्टॉप क्या होता है, तो एक नीचे में केवल डॉट लगा दो वो फुल स्टॉप होता है। और हिंदी में क्या होता है, हिंदी में पूर्ण विराम इस प्रकार से होता है। तो समय की बचत के लिए ना इस प्रकार से डॉट लगाया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। सारा, संग और विहिपा में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी समास चिन्ह, ऑप्शन सी अर्धविराम या ऑप्शन डी लाघव? तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी लाघव इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सारा, संग और विहिपा में संयुक्त विराम चिन्ह है, तो ये जो सारा, संग और विहिपा में ना संयुक्त विराम चिन्ह होगा वो लाघव हो जाएगा। और लाघव क्या होता है, कोई भी जब शब्द रहेगा ना तो उसे हम लोग शॉर्ट रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसका मतलब क्या है, तो ये जो है ना वो शॉर्ट में प्रयोग किया गया, मतलब शॉर्ट में लिखा गया है। और इसका जो मतलब होगा ना सारा संघ का, तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ है। क्या? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को ना शॉर्ट में लिखा गया है। उसके अलावा ये जो विहिपा लिखा है ना, तो ये क्या होगा, तो विश्व हिंदू परिषद लिखा हुआ है। क्या? तो ये जो विहिपा जो है वो विश्व हिंदू परिषद लिखा है। हम लोग क्या करते हैं, टाइम और समय की बचत के लिए ना शॉर्ट में लिखते हैं और लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों को अपना थ्योरी में आप लोगों को समझाया था ना, V+V ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं और बीच में ऐसे डॉट लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो मतलब होगा ना वो विश्वविद्यालय
विद्यालय होता है, उसी प्रकार से हम लोग क्या लिखते हैं, डॉक्टर पूरा लिखते हैं। तो पूरा डॉक्टर को ना लिख करके केवल डा करके ना और ये जो चिन्ह है वो लिख देते हैं और उसके बाद किसी का नाम होता है उसको लिख देते हैं। तो इसका शॉर्ट में लिखा गया फॉर्म को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डॉक्टर पढ़ते हैं। जैसे डॉक्टर संजय, डॉक्टर अमित, डॉक्टर और जो भी नाम हो, है ना। तो इसीलिए ना समय और टाइम के बचत के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसमें से क्या है, स्पेस भी बचत होता है। तो इसीलिए इस प्रकार की जो चिन्ह है ना उसको लाघव चिन्ह कहते हैं। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को अब ध्यान से पढ़िए। पढ़ो लिखो मत किस संरचना का उदाहरण है। ऑप्शन ए कारण एवं कार्य संबंध, ऑप्शन बी विधि निषेध, ऑप्शन सी प्रश्नबोधक या ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो प्रश्न क्रमांक 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी विधि निषेध करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पढ़ो लिखो मत किस संरचना का उदाहरण है। तो पढ़ो लिखो मत बोला है ना, ये विधि निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। मतलब इस प्रकार से देखो, विशेष कोटेशन में लिखा हुआ है ना तो उसको विधि निषेध कहा जाता है। ध्यान रखना है इस प्रकार के जो शब्द है उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है। ऑप्शन ए लाघव चिन्ह, ऑप्शन बी हस्पद चिन्ह, ऑप्शन सी योजक चिन्ह या ऑप्शन डी अवतरण चिन्ह। तो क्या इसका आंसर है आपको बताना है। ये जो गौरव और गाथा जो लिखा है ना उसके बीच में ये जो डैश है ना उसको क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी योजक चिन्ह करेक्ट हो जाएगा। कैसे, गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच लगा चिन्ह कहलाता है। तो ये जो चिन्ह लगा हुआ है ना गौरव और गाथा शब्द के बीच में उसे योजक चिन्ह कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और योजक चिन्ह क्या होता है तो आप लोगों को समझाया था ना कि योजक चिन्ह क्या होता है इसके बारे में। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। योजक चिन्ह जो होता है ना वो दो शब्दों के बीच में जो लगा हुआ जो चिन्ह होता है ना, मतलब मान के चलो राम श्याम सीता गीता मोहन सोहन ऐसे लिखते हैं हम लोग जो शब्द, तो उसके बीच जो डैश लगाते हैं ना उसको क्या बोला जाता है, योजक चिन्ह बोला जाता है। जो एक दूसरा जो शब्द है ना मतलब अगल बगल का जो शब्द है उसमें संबंध को स्थापित करता है एक साथ। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए के बारे में भी जान लो, लाघव चिन्ह। अभी आप लोगों को बताया था ना लाघव चिन्ह के बारे में कि कोई भी शब्द को जब हम लोग शॉर्ट में लिखना होता है ना तो हम लोग लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी हस्पद के बारे में थोड़ा सा जान लो। हस्पद चिन्ह कैसा होता है तो हस्पद चिन्ह ही बोल लो या त्रुटि विराम चिन्ह बोल लो। कोई भी हम लोग वाक्य लिखते हैं अगर उसमें कोई शब्द को भूल जाता है ना तो इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करके वहाँ पर उस शब्द को लिख देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हस्पद चिन्ह बोलेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी अवतरण चिन्ह। तो अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह किसे कहते हैं तो अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह जो होता है ना वो खालिस्तान टाइप से होता है। आप लोगों को बताया था ना कि आप लोगों को क्या है ऐसे ऐसे जो डॉट है वो लगाना है, मतलब कोई विशेष जो कोटेशन है वो लिखना होता है। तो अवतरण या उदाहरण चिन्ह का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये जो चिन्ह होगा ना जो कोई वाक्य को कहने के लिए जब कहते हैं तो उसी को अवतरण या उदाहरण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से अब पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है। और आपको एक वाक्य दिए इसको बताना है पढ़ करके यहाँ कौन सा विराम चिन्ह का लोप है मतलब मिसिंग है, ठीक है। तो ध्यान से इस वाक्य को पढ़ो। आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम न सुना हो। ऑप्शन ए अर्धविराम, ऑप्शन बी आश्चर्य चिन्ह, ऑप्शन सी अल्प विराम या ऑप्शन डी पूर्ण विराम। तो कौन सा ऐसा चिन्ह है जिसका इस वाक्य में मिसिंग है आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना उसको व्यापम के द्वारा ये जो प्रश्न है इसको विलोपित कर दिया गया है। क्यों, इसके विलोपित करने का कारण को आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला देखो प्रश्न क्रमांक 11 को, निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है। तो आपको बताना था इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा विराम चिन्ह का लोप है। और लोप के लिए आपको एक वाक्य दिए इसको पढ़ करके बताना था कि किस चीज़ की इसमें कमी है। और इसको पढ़ो ध्यान से। आप एक ऐसे मनुष्य की खोज
खोज कराइए जिसने कभी भी दुख का नाम ना सुना हो। तो एक चीज़ आप लोगों ने गौर किया होगा, ये जो देखो फर्स्ट में इसमें एक जो चिन्ह है ये अवतरण चिन्ह कहलाता है। अवतरण चिन्ह तो एक तरफ दिया है, लेकिन दूसरा तरफ का अवतरण चिन्ह इस प्रकार से इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पास ऊपर कॉर्नर में आ जाता तो ये चिन्ह इसमें नहीं है। तो अवतरण चिन्ह अगर ऑप्शन में होता तब हम लोग लेते अवतरण चिन्ह को, लेकिन चारों ऑप्शन को आप लोग देखो इसमें अवतरण चिन्ह का नाम ही दिया है। पहला दिया है अर्धविराम चिन्ह, दूसरा दिया है आश्चर्य चिन्ह। तो आश्चर्य चिन्ह कहाँ उतना होता है जी। उसके अलावा सी को देखो अल्प विराम और डी को देखो पूर्ण विराम। तो ये बताओ कि अर्धविराम कैसा होता है। अर्धविराम जो होता है वो एक बड़ा सा ऊपर में डॉट होगा, है ना। तो देखो इस प्रकार से एक डॉट होगा और नीचे में हल्का डॉट सा दिया रहता है। ये जो चिन्ह है उसको क्या बोलेंगे, अर्धविराम बोलेंगे। उसके अलावा अल्प विराम किसको बोलते हैं, अल्प विराम मतलब एक डॉट, एक जो डॉट दिया है उसे अल्प विराम कहते हैं इसको। तो ये भी चिन्ह हो जाता है, अल्प विराम का चिन्ह ये वाला है। उसके अलावा पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा होता है, तो पूर्ण विराम चिन्ह ऐसा वाला होता है। तो ये पूर्ण विराम चिन्ह होगा। तो तीनों चिन्ह इसमें लगेगा क्या, नहीं लगेगा। इसमें केवल जो लगेगा वो अवतरण लगता है, लेकिन अवतरण इस ऑप्शन में दिया ही नहीं है, जिसके वजह से क्या किया गया है, व्यापम के द्वारा ना इस ये जो प्रश्न है उसको विलोपित कर दिया गया है। और अगर आप लोगों को पता चले कि इस प्रकार से जो प्रश्न है वो विलोपित है, तो आपको क्या करना है, आपको ना कोई एक ऑप्शन को लेना होगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उसमें माइनस मार्किंग नहीं है पहला। दूसरा, आप लोग खाली नहीं छोड़ना, खाली छोड़ोगे तो वैसे भी नंबर नहीं मिलने वाला। कोई भी ऑप्शन को ले लोगे, अगर बोनस मार्क्स दिया जाएगा तो आपने आंसर लिया है बोल करके आपको भी मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर किसी को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को लेते हुए चलना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को आप ध्यान से पढ़िए। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो बताइए क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। पुनरुक्ति सूचक जो चिन्ह होगा ना वो ये वाला जो चिन्ह आप लोगों को दिख रहा है ना कि इसी तरफ दोनों साइड रहेगा ना, तो उसे पुनरुक्ति कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। और उसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को और ध्यान रखना है, जो अवतरण चिन्ह होता है ना वो अवतरण चिन्ह जो रहता है वो इस प्रकार से रहता है। ठीक है, एक से ऐसे और एक से ऐसे जो अवतरण चिन्ह वो रहता है, और बीच में ना जब कोई वाक्य बोला जाता है, कुछ कथन बोला होता है ना, तो उसको लिखा जाता है। तो ये अवतरण होगा और ये जो चिन्ह है वो पुनरुक्ति वाला चिन्ह होगा। तो ध्यान देना है आप लोगों को, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक वाक्य आप लोगों को पता होगा, ये तो तुल्यता सूचक वाक्य है, मतलब बराबर का है। और ये तो सिंपल सा डैश वाला है, ये इसको तो नहीं लेना है, नीचे में नहीं रहता, बीच में छोटा सा डैश रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को इन सारे शब्दों को, मतलब जो बना हुआ जो चिन्ह है उसको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को आप ध्यान से पढ़िए। हर्षपद चिन्ह का निशान है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी, ये जो चिन्ह है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, हस्पद चिन्ह का निशान है। तो हस्पद चिन्ह बोल लो या त्रुटि चिन्ह बोल लो, जहाँ पर कोई हम लोग वाक्य लिखते हैं ना, तो उस वाक्य में मान के चलते हैं कोई जो एक शब्द है हम लोगों ने भूल गया, तो भूले हैं तो वहाँ पर लिखने के लिए क्या करेंगे, हस्पद चिन्ह का प्रयोग करेंगे या त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर प्रयोग करके ना जो शब्द है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम लोग पढ़ते पढ़ते आते हैं और ये जो त्रुटि चिन्ह के माध्यम से ना हमको पता चलता है कि यहाँ बस ये शब्द है, तो इसको भी पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको हस्तपद चिन्ह या त्रुटि चिन्ह कहा जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये ऑप्शन नंबर सी, ये जो चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है, तो ये वाला जो चिन्ह होगा ना वो समाप्ति सूचक चिन्ह कहलाता है। कोई भी जब पाठ समाप्त होता है ना तो लास्ट में इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला जो चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है, तो ये वाला जो चिन्ह होगा ना वो जो चिन्ह है वो तारक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत एक्स टाइप से आ जाएगा। उसके अलावा ऐसा जो स्टार होगा वो भी आ जाता है ना, प्लस वाला जो रहता है वो भी आ जाता है। आपको थ्योरी में पढ़ाया था, याद कीजिए। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को आप ध्यान से पढ़िए। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए, क्या सीता और गीता दोनों बहनें हैं। ऑप्शन बी, बालक स्कूल जाता है। ऑप्शन सी, अरे बाप रे यह क्या हो गया। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अरे बाप रे, यह क्या हो गया। तो ये जो वाक्य है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वो उसका जो प्रयोग हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी में हुआ है। और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का क्या है, निशान है, उसका चित्र है। तो इस प्रकार से विस्मयादि बोधक चिन्ह रहता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हमेशा ना अपनों से बड़ों के लिए या किसी प्रकार से इमोशन वगैरह के लिए ना प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो इसमें, अरे बाप रे, आपके अंदर में जो डर वाली इमोशन है ना, आश्चर्य वाला, वो प्रकट हुआ ना, तो ये क्या हो गया, ये भी बोला गया है ना। तो ये क्या इसमें प्रयोग होता है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये वाला। और हमेशा आपके ना जो फीलिंग्स है ना उसमें प्रयोग होता है, ठीक है। आपके जो ओपिनियन है उसमें प्रयोग होता है, तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को आप ध्यान से पढ़िए। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है? ऑप्शन ए, दो वाक्यों को अलग करने के लिए। ऑप्शन बी, एक ही वर्ग के एकाधिक शब्द को अलग दर्शाने के लिए। ऑप्शन सी, वाक्य के अंत में। या ऑप्शन डी, योजक चिन्ह को पृथक करने के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक ही वर्ग के एकाधिक शब्द को अलग दर्शाने के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो अल्प विराम चिन्ह का जो प्रयोग होता है ना वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक ही वर्ग के एकाधिक शब्द को अलग दर्शाने के लिए किया जाता है। तो अल्प विराम चिन्ह जो रहता है ना वो इस प्रकार से एक छोटा सा निकला हुआ डॉट टाइप से रहता है, ठीक है। ये अल्प विराम चिन्ह है। उसके अलावा जो अर्ध विराम चिन्ह होगा ना वो इस प्रकार से निकला हुआ रहता है, ऊपर में एक डॉट रहेगा, नीचे में थोड़ा निकला हुआ रहेगा। तो ये अर्ध विराम है। और ये जो रहेगा ना वो पूर्ण विराम है। तीनों में आप लोगों को कभी कंफ्यूज नहीं होना है। एक जो छोटा सा डॉट टाइप के जो रहेगा निकला हुआ हल्का सा, तो ये अल्प विराम कहलाता है। और ऊपर में एक डॉट और नीचे में हल्का निकला हुआ रहेगा वो अर्ध विराम होगा। और ये पूर्ण विराम रहेगा। तो अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम, तीनों में आप लोगों को कंफ्यूज पहले नहीं होना है, नाम को याद रखना है। अब कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है ये जान लो। सबसे पहले आप लोग कोई वाक्य लिखोगे ना, तो जहाँ पास थोड़ा सा रुकना होगा, एकदम अल्प समय के लिए रुकना होगा, वहाँ पास अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्ध विराम चिन्ह का वहाँ प्रयोग होता है जहाँ कुछ ज़्यादा समय के लिए रुकना होता है। अल्प समय से ज़्यादा समय तक की ना हम लोग रुकते हैं अर्ध विराम चिन्ह में। और पूर्ण विराम चिन्ह में पूरी तरह से हम लोग वाक्य को ख़त्म कर देते हैं, तो रुक जाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? अर्ध विराम चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 16वां को ध्यान से पढ़िए। विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, भावों और विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्त करने के लिए। ऑप्शन बी, वाक्य के सुंदर गठन के लिए। ऑप्शन सी, लेखन की मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विराम चिन्ह का आवश्यकता होता है। तो विराम चिन्ह के अंतर्गत ना सारे जितने भी हिंदी के जो विराम चिन्ह है वो आ जाते हैं। चाहे वो अल्प विराम हो, अर्ध विराम हो, पूर्ण विराम हो, क्वेश्चन वाला जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो हो जाएगा, चाहे विस्मयादि बोधक हो जाएगा, चाहे तारक, उद्धारक, लाघव, सब आ जाएगा। विराम चिन्ह के अंतर्गत हिंदी में जितने भी चिन्ह आते हैं सारे के सारे आ जाएगा। और इन सारे के अंतर्गत क्या आएगा? भावों और विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। उसके अलावा वाक्य को सुंदर गठन के लिए भी किया जाता है। और उसके अलावा लेखन की मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए भी किया जाता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए। ऑप्शन बी, दो या दो से अधिक शब्द को जोड़ने के लिए। ऑप्शन सी, संबोधन के लिए। या ऑप्शन डी, वाक्य की समाप्ति के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो योजक चिन्ह या बराबर का जो चिन्ह होता है वो किस लिए प्रयोग होता है? दो या दो से अधिक शब्द को जोड़ने के लिए। तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? बराबर चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना। आप लोगों ने भी किया होगा तो याद होगा आप लोगों को, है ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को अब ध्यान से पढ़िए। किस विराम चिन्ह का प्रयोग शब्दों के युग्म में अथवा शब्दों को दोहराने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए योजक चिन्ह, ऑप्शन बी निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन सी लाघव चिन्ह या ऑप्शन डी त्रुटि पूरक चिन्ह। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए योजक चिन्ह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस विराम चिन्ह का प्रयोग शब्दों को युग्म में अथवा दो शब्दों को दोहराने के लिए किया जाता है? तो दो शब्दों को दोहराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो योजक चिन्ह का ही ना प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और निर्देशक चिन्ह कैसा होता है? तो निर्देशक चिन्ह इस प्रकार से होता है, एक आप लोगों का डैश रहेगा और ऊपर नीचे ऐसा लगा हुआ रहेगा, तो ये निर्देशक चिन्ह होता है। त्रुटि पूरक चिन्ह क्या होता है? तो इस प्रकार से त्रुटि विराम चिन्ह रहता है, शब्दों के बीच में लिख देते हैं और जो शब्द छूटा रहता है उसको लिख देते हैं। उसके अलावा लाघव चिन्ह क्या होता है? तो लाघव चिन्ह एक डॉट सा रहता है। जब भी हम लोग ना कोई भी पूरा शब्द को जब हाफ में लिखते हैं ना, शॉर्ट में लिखते हैं, तो ऐसे हम लोग लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वी लिख दिए तो विश्वविद्यालय इसका पूरा होगा और लाघव चिन्ह का प्रयोग करके शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को सारे ऑप्शन को देखते हुए चलना है ताकि आप लोगों को एक बार में ही याद रहे। और आप लोगों को ना सारे के सारे चिन्हों का नाम और चिन्हों को पहचान होना चाहिए। पूछा जाएगा ही जाएगा, 100% लिख करके ले लो आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए याद होना चाहिए। और सारा जो PDF है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ना इसका थ्योरी क्लास का डाल दिया हूँ। अभी जस्ट इसका जो MCQ सीरीज़ है ना उसको भी डाल दूंगा, टोटल 45 प्रश्नों को भी डाल दूंगा तुरंत ही इसके क्लास के बाद, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को अब ध्यान से पढ़िए। हर्ष, आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विषाद आदि मनोदशा को प्रकट करने के लिए वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी अवतरण चिन्ह, ऑप्शन सी योजक चिन्ह या ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी विस्मयादि बोधक चिन्ह इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हर्ष, आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विषाद आदि मनोभाव को प्रकट करने के लिए वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है? तो इस प्रकार से एक डैश टिप से रहेगा, लकीर टिप से रहेगा ऊपर से नीचे, और नीचे में एक ना क्या रहेगा, डॉट रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलेंगे। और विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग जो है ना, हम जब अपने मनोभाव को प्रकट करते हैं ना, मतलब हमारे मन में जो भी इमोशन रहता है ना, तो उसको प्रकट करने के लिए जो भी वाक्य लिखते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह बोला जाता है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम कैसा रहता है? एक डैश टिप से इस प्रकार से पूर्ण विराम रहता है। उसके अलावा अवतरण चिन्ह कैसे रहता है? तो अवतरण चिन्ह ऐसे ऐसे रहेगा ना, ये वाला इस तरफ से डबल डबल, तो इसको अवतरण चिन्ह बोलेंगे। उसके अलावा योजक चिन्ह कैसा रहता है? तो एक चीज़ के लिए आप लोगों को माफ़ी चाहूँगा, एक प्रश्न में आप लोगों को ना योजक चिन्ह को बराबर को बता दिया था। ये बराबर जो है ना वो योजक चिन्ह नहीं है, ये जो चिन्ह है वो योजक चिन्ह नहीं है, ये जो चिन्ह है वो तुल्यता सूचक चिन्ह होता है। मतलब ना जब दो शब्दों में हम लोग बराबर करते हैं ना, मतलब एक दूसरे का जब इक्वालिटी होता है ना, तब ये शब्द का प्रयोग किया जाता है बराबर का चिन्ह का, और इसको तुल्यता सूचक चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। योजक चिन्ह नहीं कहा जाता। इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, भूल गया था मैं, ठीक है। और आप लोगों को ये बता दूं कि योजक चिन्ह कैसा होता है। योजक जो चिन्ह होता है ना, छोटा सा डैश रहता है इस प्रकार से छोटा सा, और इसका प्रयोग किस लिए होता है? तो जब हम लोग ना दो शब्दों में सेम टू सेम नाम का प्रयोग करते हैं ना, जैसे राम सीता, सीता गीता, मोहन सोहन, तो इस प्रकार से जब हम लोग नाम का प्रयोग करते हैं या दो शब्द बराबर रहता है ना, जैसे समय समय पर, राम राम, तो ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो जो बीच में ही उसका उस चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना, तो उस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं राम राम करके, तो दोनों के
बीच में छोटा सा डैश लगाते हैं ना जी हम लोग, तो इसको योजक चिन्ह बोला जाता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। योजक चिन्ह जो है ना वो डैश, ये वाला जो बराबर का चिन्ह है वो नहीं है, ये जो बराबर का जो चिन्ह है ना उसे तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह ये वाला होता है। तो ये आप लोगों को एक बार करेक्शन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां को अब ध्यान से पढ़िए। किसी उदाहरण के अंतर्गत कोई दूसरा उदाहरण होने पर दूसरे उदाहरण के प्रारंभ व अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अर्धविराम, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी इकहारा उदाहरण चिन्ह या ऑप्शन डी दुहारा उदाहरण चिन्ह। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी इकहारा उदाहरण चिन्ह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसी उदाहरण के अंतर्गत कोई दूसरा उदाहरण होने पर दूसरे उदाहरण के प्रारंभ व अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जो विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वो इकहारा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। इकहारा उदाहरण चिन्ह क्या होता है? सिंगल वाला इस प्रकार से जो चिन्ह रहता है ना उसको इकहारा उदाहरण चिन्ह कहा जाता है। आप लोगों को बताया था ना कि उदाहरण जो चिन्ह है वो दो प्रकार से होता है। पहला इकहारा उदाहरण चिन्ह हो जाएगा और दूसरा दोहरा उदाहरण चिन्ह होगा। दोहरा उदाहरण चिन्ह मतलब इस प्रकार से होगा दोनों तरफ से, ठीक है। ये दोहरा उदाहरण चिन्ह होगा और ये इकहारा उदाहरण चिन्ह होगा। और इसका प्रयोग कब और कैसे होता है ये जान लो। तो इकहारा उदाहरण चिन्ह का जो प्रयोग है ना, जब कोई व्यक्ति, जो महान व्यक्ति या महापुरुष जो होंगे ना, किसी प्रकार से कथन कहते हैं, अपना वाक्य कहते हैं, तो उनके वाक्य या उनके विचारों को जब हम लिखते हैं तो इकहारा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से इसका भी उसी प्रकार से उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को केवल मैं 20 ही प्रश्न करा रहा हूँ। अब आप लोगों को ना प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर की प्रश्न क्रमांक 45 तक की लगभग आप लोगों का 25 जो प्रश्न है ना, आप लोगों के ना व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत अभी डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना और एक बार कम से कम पढ़ लेना। और ये आप लोगों को ना विथ आंसर के साथ डालूंगा, मतलब अगर कहीं ना प्रश्न क्रमांक 25 का ऑप्शन नंबर ए सही है तो क्यों है, तो ये इस प्रकार से जो आंसर है ना उसके साथ डालूंगा ताकि आप लोगों को ना सारी चीज़ों को अच्छे से पता चल सके। तो टोटल आप लोगों के लिए ना 45 प्रश्न लेकर के एक बार केवल इसको पढ़ लेना और उसके बाद आप लोगों को कहीं से दोबारा कोई अन्य बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। केवल इतना को ही पढ़ना है। और आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो कर लेना जी। आपका ही इसमें अगर फ़ायदा मिलता है, आपको नॉलेज मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ किया, तो केवल इतना ही तो करना है जी। मैं जब एनालिसिस को देखता हूँ ना तो पता चलता है कि 50% जो लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, आते हैं, फ़ायदा लेते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से और चला जाते हैं। एक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ लगेगा क्या? नहीं लगेगा। मात्र चंद सेकंड का टाइम लगेगा, वो भी मुश्किल से 5 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा, है ना। जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे, नंबर को मेरे को दिखता है ना कितने जो इतने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तब मेरे को मोटिवेशन मिलता है जी। इसलिए मैं ना दोगुने मेहनत के साथ आप लोगों को भी पढ़ाने की ट्राई करता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, बाकी तो आप लोगों की इच्छा, ठीक है। चलिए आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।